एवरीवन। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बेसिकली है अनएम्प्लॉयमेंट का। और जो बेसिक चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, अभी इस मैटर पे ऑल्दो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन जहाँ तक के आर्ग्यूमेंट्स अभी न्यूज़ वगैरह में दिए जाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक जो बड़ा वेरिएबल है, जैसे कहना चाहिए एलिफेंट इन द रूम, वो डिस्कस हो नहीं रहा। तो आज हम जॉबलेस ग्रोथ पे बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या और इसे सही से समझने की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, उसे मेजर कैसे करते हैं, ये जानना जरूरी है। पहली कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि टोटल नंबर अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स। मतलब लेबर फोर्स में जितने लोग पार्टिसिपेट, मतलब जितने लोग वॉलंटरली काम करना चाहते हैं उनमें से कितने लोगों को काम मिल रहा है और कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस चीज को हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है। अभी आपने पढ़ा होगा 30 नवंबर 2021 को सीएमआई की रिपोर्ट आई कि अराउंड 8.21% है इस समय का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये अलार्मिंगली हाई है, अलार्मिंगली हाई है। ऑफ कोर्स, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन जिस बेसिस पे इसे लिया जा रहा है, जिस बेसिस पे अभी लोग इसे समझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। असल में बात किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि डेटा अक्सर जो बताता है, जो सीएमआई हमें दे रहा है, और हम उससे क्या समझ रहे हैं, ये दो बातें अलग अलग होती हैं। अक्सर जैसे आपने आर्ग्यूमेंट्स को देखा होगा, आप पॉसिबल सोर्सेज हैं सेंसस। सेंसस वैसे 10 साल में निकालता है, हालांकि इसका जो डेटा होता है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट होता है, बिकॉज ये इसका जो सैंपल साइज होता है बहुत बड़ा होता है। ऑल्दो एनएसएसओ, सीएमआई और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ये तो निकालते रहते हैं। और इनके डेटा में आप जैसे चौथे वाला है, उसमें बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या फिर जो सरकारें निकालती है उसको लेके बहुत ज्यादा होता है। सीएमआई एनएसएसओ का जो डेटा होता है, सैंपल सर्वे किया जाता है एक सेट नंबर ऑफ पीपल का, और वहां से पूछा जाता है कि हाँ भाई, अब और भी सोर्सेज हैं, लेकिन ये जिससे अक्सर ये हमारे मीडिया में डिस्कस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जॉबलेस ग्रोथ कोई रिसेंट फिनोमिना है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है जॉबलेस ग्रोथ अभी से नहीं, 2004 या 5 से कर रहा है। क्योंकि 4 या 5 से अगर आप देखेंगे कि शायद 13 या 12 को अगर हम छोड़ दें, बट इंडिया हैज बीन ग्रोइंग अराउंड 8 to 9%। 6-7 मनमोहन जी की सरकार में बहुत अच्छे से हमारा देश ग्रो किया है, जीडीपी बहुत अच्छे से वो हुई है। लेकिन उस समय भी इंडिया में 5 साल में जैसा आप कह सकते हैं 2004 से 4-5 से 9-10 के बीच हार्डली 2.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई थी। जबकि कितने सारे ऐसे 12th प्लानिंग कमीशन हो गया और कई जो इंटरनेशनल वो हैं सर्वेज हैं, अ, वो भी इस बात पे वो करते हैं, जोर डालते हैं कि हमारे उसमें 5 साल में हमें 30 मिलियन जॉब चाहिए, 30 से 40 मिलियन जॉब चाहिए, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 2.7 मिलियन 5 साल में करना, ये तो कहीं का वो नहीं बनता। मतलब तुम्हें पर ईयर 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, 50 लाख जॉब्स, कोई आसान काम तो नहीं है। तो लेकिन उस समय जो जीडीपी है वो तो ग्रोथ कर रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, अब थ्योरीज क्या मिस कर रही हैं। मतलब आपने क्लासिकल और केन्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ता है। हालांकि वो एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो इतना ज्यादा कारगर बैठता नहीं है ना। क्योंकि जैसे केन्स का भी आपने पढ़ा होगा, केन्स का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि अगर आप बहुत सारा पैसा जब गवर्नमेंट डालती है तो उससे आउटपुट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी आता है। बट ना, वो इतना सटीक था नहीं। 70s 80s में भी लोगों ने देख लिया था कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और अगर सरकारें ज्यादा पैसा डालती हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। बिकॉज सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, सेक्टर्स की डिमांड अलग अलग होती है, लेबर डिमांड अलग अलग होती है। तो जरूरी नहीं होता कि जब आप इकोनॉमी में पैसा डालते हैं तो हर सेक्टर उसे इक्विटेबल बेसिस पे एब्जॉर्व करेगा, और इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट होता भी नहीं है हर सेक्टर का। जैसे अगर आप जूट की कोई मान लीजिए टेक्सटाइल का आप काम ले रहे हैं, डिफेंस का ले रहे हैं, या फिर
ऑटोमेशन का ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स का ले रहे हैं, तो क्या दोनों की, जब आप पैसा डालोगे तो क्या दोनों सेक्टर्स एक हिसाब से ग्रो करेंगे? वो डिमांड पे निर्भर करता है बेसिकली, राइट? प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर लिमिटेशंस। तो अभी जैसा अखबारों में इस चीज को कई बार कहा गया है कि आई थिंक बहुत साल पहले इन्फोसिस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि 80% के आसपास जो इंजीनियर्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब वो जॉब के लायक नहीं, उनके पास डिग्री है। और अक्सर ये बातें आप सुनने में आती है कि जो हायर एजुकेशन से या ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे निकलते हैं उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, है ना? मतलब ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, ठीक है, बट ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हार्डली 1 से 2% ही हमारी जो क्वेश्चन का आंसर देता है। जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं, जैसे EMI का डेटा आ रहा है कि 8.21% के आसपास हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है, तो ये है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन उस डेटा का ये पूरी तरह जवाब नहीं दे पा रहा। क्योंकि इसमें जो इसकी बात होती है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं। तो अक्सर जैसे लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि दो चीजों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जहां पे वो एक साइड कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 8.21% जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। लेकिन जिस फैक्टर को आप ला रहे हो ये बहुत छोटा है, ये जो उस चीज में एक्यूमुलेट कर रहा है, जिस एम्प्लॉयबिलिटी की असल में हम बात करते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में आती है बेसिकली। समझ रहे हैं? तो व्हाइट कॉलर जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, नो डाउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका इतना बड़ा शेयर नहीं है टोटल एम्प्लॉयबिलिटी में कंट्री के, जो हमें असल में चाहिए। फिर आती पब्लिक सेक्टर जॉब्स की बात, सेम पब्लिक सेक्टर जॉब्स के साथ भी है। पब्लिक सेक्टर जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, आज के टाइम पे इतनी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा वो शेयर नहीं करती हैं, हार्डली 1 to 2% इनका शेयर होता है टोटल एम्प्लॉइंग फोर्स में, टोटल लेबर फोर्स में। तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। इस पर डिस्कशन बहुत होता है क्योंकि अक्सर जो बच्चे सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों अग्निवीर पे हो रहे प्रोटेस्ट को देखा होगा, और रेलवे के एग्जाम्स जब पोस्टपोन होते हैं उस पर आप अक्सर देखते हो कि जैसे बच्चे अक्सर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वो टोटल एम्प्लॉयबिलिटी पे इतना बड़ा वो नहीं देता। और इन चीजों का जो ग्रेविटी है ये अपने आप में एक टॉपिक्स हैं जिन पे पूरा पूरा लेक्चर दिया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन इन डेटा को जो CMI डेटा दे रहा है, जो बेसिकली वो 8.21% बता रहा है, उससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि ये उसको बहुत ज्यादा ढंग से नहीं बताते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। वो जो एम्प्लॉयबिलिटी की या एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको पहले समझना जरूरी है। तो अब GDP, जॉबलेस ग्रोथ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ पे हम जब बात करते हैं तो ग्रोथ में हम किस चीज की बात कर रहे हैं। बेसिकली GDP की बात करते हैं, GDP बढ़ रही है, GDP अच्छा खासा देश जा रहा है, 8% की GDP है, 9% की GDP है, तो जॉब्स इतनी क्यों नहीं आ रही है? तो पहली बात ये समझे कि GDP जो है 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर, आता है फॉरेस्ट्री, आता है फिशिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज, बेसिकली ये जो है ये बेसिकली सर्विसेज को बताता है, प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो आप देख सकते हो कि जिस चीज की असल में बात हो रही है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की, जैसे हम IAS वगैरह की बात करते हैं, तो ये तो एक बहुत छोटा सा, हार्डली 1 to 2% का एक शेयर है इसका टोटल एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, अगर आप उसे सरकारी जॉब से फिल करना चाहते हैं, सरकारी जॉब उसको हार्डली 1 to 2% ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है पूरी सिचुएशन में जो वो करेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज के बारे में, जब हम बात करें किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाइए। तो द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सेक्टर्स की ग्रोथ बढ़ रही है, सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट नहीं कर रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण बेसिकली है आपका एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। आप एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का जो डेटा है अलग अलग सेक्टर्स का, RBI की साइट पे जाके देख सकते हैं। RBI इसके इसको पता नहीं अभी कितना अपडेट किया है, बट उसमें वो इस चीज को लेके काफी उससे आपको डेटा मिल सकता है RBI का। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है कि किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे 1% का
बढ़ती है, 8% अगर मान लीजिए किसी भी सेक्टर में ग्रोथ होता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट डिमांड, जॉब डिमांड कितनी बढ़ती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम पुराने समय में देखेंगे, जब एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग लगा करते थे, ठीक है, पहले जब इतना ज्यादा मशीन्स नहीं आई थी, तो उस समय क्या होता था, उस समय लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, एग्रीकल्चर का मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली समझेंगे उस चीज को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बदल जाता है। 1991 से पहले हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज की बात करते थे, कि जिसमें प्रोडक्शन तो हो, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ जरूरी ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाएं। हालांकि जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ता रहा, पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया, कैपिटल जिसमें कैपिटल जो था उसका रेट घटा, प्राइसेस घटे, कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज आई जहां पे कम से कम लेबर लगता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब एफडीआई आता है, मान लीजिए आपकी कंट्री में एफडीआई आता है, तो ऐसा क्यों है कि एफडीआई आने पे अक्सर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि बेसिकली जो एफडीआई आता है या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उसमें कैपिटल का प्राइस कम होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसमें क्या होता है, लेबर रिक्वायरमेंट कम होती है। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करेगा, वहां पे जॉब रिक्वायरमेंट कम होगी, और उस वो जो चीज है कैपिटल के थ्रू वो की जाएगी, जैसे जैसे कैपिटल प्राइस कम होंगे। और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, सॉरी, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर लिखना मैं भूल गया। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एग्रीकल्चर का 0.84 से 0.42 वो भी गिरा है। सर्विस सेक्टर में भी एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो कहने का ये मतलब है, जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो जो प्रेजेंट जॉब डिमांड है में कमी आ रही है। और उस कमी को फिल करने के लिए, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि आपने मार्केट में पैसा फेंक दिया, मार्केट में पैसा फेंकने मात्र से ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन हो जाएगा। जॉब क्रिएशन होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का, जो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, आपको इस चीज को 1 या 2 या 3 साल में ये चीजें महसूस होने लगती हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जीडीपी के आंकड़े दिखा के ये दिखाया जाता है कि इतनी जीडीपी बढ़ी है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ना चाहिए, फॉर्मल सेक्टर्स में बढ़ना चाहिए। बट उस लेवल पे आपका बढ़ता नहीं है। उसका कारण जैसा भी मैंने बताया कि हर सेक्टर में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप ले लीजिए, जब टेक्नोलॉजीज नहीं आती, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो जो जॉब रिक्वायरमेंट, लेबर डिमांड उस हिसाब से डिक्रीज होती है। ठीक है। अब जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज है, हो सकता है वो कैपिटल इंटेंसिव हो, तो वहां पे जॉब की इतनी ज्यादा नीड ना हो, या फिर लोगों की इतनी ज्यादा नीड ना हो, तो अक्सर हो सकता है कि जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसी रेट पे, वो बहुत जरूरी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, 2004 या 5 में स्टार्ट हो गई थी। हम जिन ऑटोमेशन के थ्रू, या फिर कई जो इंडस्ट्री हैं वो ग्रो कर रही हैं, ऑटोमेशन से, टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं, लेकिन उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है देश का। और ये इनइक्वालिटी, या फिर जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक एक लॉन्ग रन में। ठीक है। तो अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी भी जो प्रेजेंट सेक्टर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अभी 0.31 है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पे असल में अच्छा खासा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सेक्टर्स वो हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक अच्छा खासा जॉब क्रिएशन हो जाएगा। माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग की जो, जैसे आयरन ओर की माइनिंग होती है, उसका जो अ, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप उसमें ज्यादा सरकारें जो हैं वो बनाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, तो उसमें क्या है, उसमें जॉब क्रिएशन अधिक होता है अभी। लेकिन माइनिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन्वायरमेंट रेगुलेशंस जो होते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसे मिलता नहीं है। मिलता है मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे अंबानी वगैरह, वो तो करते हैं, बट जो रेगुलेशंस वगैरह इसके इसमें लगे होते हैं अक्सर, जैसे आपने पिछले शायद 3-4 साल, आई थिंक 8 या 9 में सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि कई जगह पे आयरन ओर की माइनिंग को उन्होंने बंद करने के लिए कहा था, और उसकी वजह से 2 लाख जॉब्स गई थी। तो ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन, बेसिकली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इतने बढ़िया सेक्टर्स हैं, ये हार्डली, अगर आप एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये यही 2 सेक्टर्स देते हैं। तो बट होता क्या है कि रियल स्टेट हो गया या कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होते हैं, अलग अलग किस्म के टैक्सेस होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, मिडिल क्लास इसमें बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर नहीं पाता है, बिकॉज
टैक्सेस बहुत हैं, और झमले बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे। जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है किसी भी जमीन को खरीदने का, वो बहुत टफ है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन एजुकेशन में अगर आप देखेंगे कि टीचर्स, जैसे प्राइवेट जॉब्स में कितने ऐसे टीचर्स होते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन प्राइवेट उसमें उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी वो नहीं मिलती, उन्हें ट्यूशंस लेने पड़ते हैं अलग से, पता नहीं कितने काम करने पड़ते हैं। 7 या 8 हज़ार रुपए में उन्हें रख लिया जाता है, और प्रॉपर एक मिनिमम वेज सेट नहीं होता। कई कई ऐसे स्कूल्स में आपने शिकायत सुनी होगी कि वहां पे टीचर्स को 7 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार दे रहे हैं और 25 हज़ार पे साइन करा रहे हैं। ये ऐसी कई चीजें होती हैं एजुकेशन में। अच्छा खासा अगर आप इन्वेस्टमेंट दोगे, एजुकेशन आपको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट वो दे सकता है। हेल्थ, नर्सिस का काम हो गया, या फिर जब भी कहीं हॉस्पिटल खुलता है तो कंपाउंडर, नर्सिस, ऐसे कई वर्कर्स होते हैं जो छोटे छोटे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्हाइट कॉलर जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट होती हैं, छोटी से छोटी जॉब्स क्रिएट होती हैं, बड़ी से बड़ी जॉब्स क्रिएट होती हैं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप वो कर सकते हैं। और रियल एस्टेट तो मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस। तो ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कम्युनिकेशंस के जो ये सर्विस सेक्टर का बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत ही इसमें तो आप जानते हैं कि जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब होती है। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपके देश का बढ़ता है, तो उसमें उसके साथ स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि उसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा, लॉजिस्टिक्स का, अगर आपका देश अच्छा करेगा, लॉजिस्टिक्स में बेहतर होगा, तो ये सब अपने आप बढ़ेंगे। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, बट रेदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो असल में मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्प्रूव करेगा, कंस्ट्रक्शन को भी इम्प्रूव करेगा, हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, एजुकेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो वो कई चीजों को करता है। तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के लिए कोई आपको अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट ये आपको देता ही है बढ़िया वो प्रपोज सॉल्यूशंस। तो देखो, अगर आप आज भी इंश्योरेंस में देखोगे, इंश्योरेंस का जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मैं आपको बताना चाहूंगा, 0.24 के आसपास है, 1.2, 1.24 के आसपास है। आज भी वो बहुत हैवी है। ठीक है, फाइनेंशियल जो ये क्या कहते हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई जो वो होती है सुविधाएं, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सुविधाएं होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा वो होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको एक मिनट सर्विसेज में दिखाया, सर्विस सेक्टर ऊपर में वो, तो आप देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है ना देश में, इंश्योरेंस बढ़ता है, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक बहुत डिमांड आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज से बढ़ती हैं, कॉमर्स उसकी एक अच्छी खासी डिमांड आने लगती है, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ढंग से बढ़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक जो सोल्यूशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपके कई सेक्टर्स में हेल्प करता है उसे बढ़ाने में। दूसरी बात, लोग भी अपना पैसा लगाना सीखते हैं रियल स्टेट्स में, जो एक एक जैसे मैंने बताया कि टैक्सेस कम होंगे, सॉरी, टैक्सेस कम होंगे, तो लोग इसमें पैसा लगाएंगे, मिडिल क्लास को भी थोड़ा सा मौका मिलेगा कि इसमें पैसा लगाए। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स होता है। क्योंकि जब एक सेक्टर बढ़ता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में असल में जब आप पैसा लगाते हो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ता है, उसमें उसके आसपास जो होने वाली चीज होती है, कंस्ट्रक्शन में जो एम्प्लॉय पढ़ते हैं, और अलग अलग वर्कर्स पढ़ते हैं। ठीक है, स्किल लिटरेसी में जैसे फॉर्मल एजुकेशन में हम बात करते हैं, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे अभी तक मैं कहूंगा जैसे टेलर की जॉब्स हो गई, या फिर इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स हो गई, जो शायद एक हायर एजुकेशन में आपको नहीं सिखाएंगे, ग्रेजुएशन में आपको नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये असल में आपको अच्छा खासा पैसा जो है, एक जो इनकम है, जो अ, जिनकी जो पुअर लोग हैं, जो पॉवर्टी से वो कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा एजुकेशन में नहीं दे सकते, जो देखिए, एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन होता है ना, बहुत लंबा काम होता है। ठीक है, और जो आदमी गरीब है, वो अपने बच्चे को कभी भी इतने बड़े उसमें नहीं लगाना चाहेगा कि जिसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतने साल बाद दे, क्योंकि इसमें पैसा तो अल्टीमेटली लगता ही है, लेकिन कितने साल तक, ग्रेजुएशन तक कितने लोग वेट करेंगे, है ना? तो स्किल लिटरेसी उसका एक अच्छा खासा ऑप्शन बन जाता है। स्किल लिटरेसी में होता क्या है, स्किल लिटरेसी बेसिकली आपका ऐसी जो जॉब्स होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, उसमें वो करती है जो चीजें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करती है। जैसे आप एक बार्बर को देखिए, एक टेलर को देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन को देखिए, प्लम्बर को देखिए। अगर आप यूएस की बात करेंगे, यूएस में कई जो अ, लोग हैं, वो रेदर देन हायर एजुकेशन में जाने के इन चीजों को सीखते हैं, कम लोन के साथ सीखते हैं, ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर हमारे देश में मनरेगा जैसी स्कीम्स तक हो सकती हैं, रेदर देन मनरेगा, आई वुड प्रपोज कि
मनरेगा ने नो डाउट रूरल इनकम को बढ़ाने में बहुत हेल्प की है, लेकिन मनरेगा की एक लिमिटेशन है। देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम सब जानते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जब हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक प्रॉब्लम है और लोगों को प्रोडक्टिव जॉब्स में होना चाहिए, तो आप मनरेगा जैसी स्कीम को कैसे कह सकते हो कि वो एक ठीक स्कीम है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में हेल्प करती है? मेरा मेरा प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि रेदर देन एक एक जैसा आज के टाइम पे हमारा बैंकिंग सेक्टर सुधर रहा है, तो लोगों को पैसा डायरेक्ट दो और उन्हें मोटिवेट करो कि वो स्किल लिटरेसी की ओर जाएं, जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल की स्किल हो सकता है, बार्बर जॉब या टेलर जॉब या प्लम्बिंग की या कोई भी जॉब, जो बच्चा 6 या 8 महीने में जो भी कोई सीख पाए और उससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। ये एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इससे सर्विसेज भी नीचे तक जाएंगे, ग्राउंड लेवल तक सर्विसेज जाएंगे, लोग बेहतर पैसा कमाने में सक्षम होंगे, लगातार उन्हें सरकारों से ज्यादा लोगों से ही डिमांड आने लगेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स घर बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को वेलफेयर स्कीम में नहीं देखना चाहिए। जब घर बनते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जाती है या फिर यू नो पानी जाता है, सब जाता है, तो उसके साथ उनकी मेंटेनेंस का भी डिमांड बढ़ती है। मेंटेनेंस की डिमांड बढ़ती है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो स्किल लिटरेसी इसका एक आंसर हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि यार एजुकेशन सबको क्यों ना दो, बिल्कुल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, लेकिन आपके प्रेजेंट देश की क्या प्रॉब्लम है? आपकी प्रेजेंट देश की प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं, जो लोअर इनकम के में लाइक करते हैं लोग, वो ग्रेजुएशन तक का वेट नहीं कर सकते बच्चों को कि वो कोई जॉब पकड़े और अपने उसमें जाए। हालांकि एक इसे एक जनरेशनल प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि एक जनरेशन, जैसे मान लीजिए, जो एग्रीकल्चर में थी लेकिन अब उसने कोई और स्किल सीख ली है जिससे वो अर्बन अर्बन में सिटीज में सरवाइव कर सकती है। उसमें सरवाइव करने के बाद वो जरूर अपने बच्चों को इतने इतना पैसा कमा पाएंगे कि वो अपने बच्चों को ग्रेजुएशन करा पाए या हायर एजुकेशन में भेज पाए। यही चीजें आपको यूएस में भी मिलती हैं, यही चीजें आपको बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें ही मिलती हैं। तो ये एक स्टेज होती है जो एक कंट्री को कहीं ना कहीं क्लियर करनी होती है। अब कई इसमें ऐसे लोग हैं जो ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे उसके लिए हमें एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करती है। जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो वो होता है, जैसे सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप देखेंगे 2 से 3% शेयर होता है किसी भी जैसे यूएस में आप देख लीजिए 2 से 3% शेयर होगा एग्रीकल्चर का, लेकिन वो हमारे जितना ही बना रहे हैं, वो बना हमारे जितना ही रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे जितनी ही कर सकते हैं, हमसे भी अच्छी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। बट जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा है, सर्विसेज का ज्यादा है, वही हमारे देश में होना चाहिए। अभी सर्विसेज में अच्छा खासा है, नो डाउट सर्विसेज हमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, लेकिन सर्विसेज एक हाई कॉलर जॉब्स के लिए को लेके ज्यादा करता है, जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद करता है, और जो जहाँ पे कई जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं वो अपने बच्चों को इतना लंबा समय नहीं दे पाते कि वो ग्रेजुएशन तक का वेट करें। वो एक इशू हो जाता है जो हमें कंसिडर करना होगा। और ये एक एक जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जिस जिस चीज को अभी हम देख रहे हैं वो एक 2 या 3 जनरेशन में, दूसरी या तीसरी जनरेशन में अगर हम ठीक स्टेप्स लेंगे तो लोग अच्छे खासे लेवल पर ग्रेजुएट होंगे। और आज तो अगर आप देखोगे लिटरेसी रेट की हमारी जो पैरामीटर्स हैं वही बहुत हल्के हैं, आज भी बहुत हल्के हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि बच्चा अगर साइन करना जानता है, 2 3 चीजें पढ़नी जानता है, तो हम उसे लिटरेट घोषित कर देते हैं। ये बहुत छोटी वो है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, हम कोई लंबी लीप ना लेके। जरूरी है, जैसे अक्सर 91 के बाद जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ, लेकिन सर्विस सेक्टर अच्छा खासा ग्रो हुआ, तो हम ये मानने लगे थे कि हमने एक लीप ली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। हालांकि उसका आप परिणाम देख सकते हो कि इंडिया तब शुरू से ही एम्प्लॉयमेंट के इशू से, रोजगार के इशू से लगातार लड़ता आ रहा है। उसका रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने रिक्वायर्ड बेसिस पे डेवलप नहीं किया। और इसी वजह से सर्विसेज सेक्टर जो जॉब दे रही है वो उन्हीं लोगों को दे पाती है जो ठीक ठाक पढ़े होते हैं, जो अच्छे खासे मतलब ग्रेजुएशन में होते हैं, या फिर जिन्होंने स्किल जनरेट की होती है। ठीक है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मेरा मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आईआईटीज में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, आईआईटीज में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा खासा पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक ठाक पैकेजेस मिल जाते हैं, अच्छी कंपनीज वहां पे आती है। और ऐसा इस वजह से माना जाता है बिकॉज वहां के बच्चों का एप्टीट्यूड और वो एक अच्छे लेवल पे माना जाता है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए कोई उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से उत्तर सॉरी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हुई, मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई बंदा वो करता है, कोई आदमी डीएससी से कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से करके गया है, और एक आदमी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करके गया, आईएसआई से करके गया है।
ठीक है, तो हो सकता है दोनों पीएचडी हो, लेकिन आपको भी पता है कि जो जॉब लगेगी, जॉब किसकी अच्छी होगी? जो एसआई से जा रहा है, डीएससी से जा रहा है, उसका रीजन है बिकॉज वहाँ की जो एजुकेशन है बहुत क्वालिटी एजुकेशन है। और आज के डिजिटलाइजेशन के युग में हमें चाहिए कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, एक ये इसका एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए कि हर आदमी जो है, क्योंकि इंटरनेट जिस हिसाब से फैल रहा है, बहुत अच्छी बात है फैल रहा है, लेकिन इसके साथ हमें जरूरत है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएं, जैसे रिसर्च पेपर्स हो गए, या फिर अम, जो हायर एजुकेशन के लेके जो जैसा एनपीटीईएल हो गया, या फिर ये बहुत अच्छे से इस चीज को पकड़ रहे हैं, और इस चीज को और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे मूक्स के लेक्चर्स हो गए, एनपीटीईएल के लेक्चर्स हो गए ना, और हद तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। और जिसे कहते हैं मल्टी लिंगुअल बनाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में जब बच्चों तक वो बातें पहुंचेंगी, जब वो ज्ञान पहुंचेगा, तो बच्चे अपने आप उस चीज को पकड़ेंगे, और एक एक जिसे कहते हैं कि अपने आप को बेटर ढंग से फॉर्म कर पाएंगे जॉब मार्केट के लिए। तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे मैं आगे भी बोल वो लाता रहूंगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।